जय हिंद दोस्तों, मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, अभी तक हमने देखा लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आगे हम देखेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखेंगे, यानी कि प्रशासनिक संबंध। किस तरह का संबंध? प्रशासनिक संबंध। इसके पहले हमने विधायी संबंध देखे, अब हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। किस से किस आर्टिकल तक है? किस से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक। और किस पार्ट में? पार्ट 11 में। यहाँ तक हमने बात की थी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्लेस्ड टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट in order to give ample scope to the center for exercising its executive power in an unrestricted manner. मतलब क्या कह रहा है ये कि संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर दो प्रतिबंध आरोपित किए हैं। क्या किए हैं? दो प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना? असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उसमें दो चीज़ें दी गई हैं, पहला ये, दूसरा ये। तो पहले में क्या कह रहा है कि एज टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट, अर्थात संसद ने जो कानून किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना, है ना, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान, इन संबंध में। और दूसरा क्या कह रहा है कि राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित करें, है ना। आगे देखते हैं आर्टिकल 365, 365 और 356, ये दो आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 365 क्या कहता है? सेज दैट वेयर एनी स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद, है ना, एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, it will be lawful for the president to hold a situation has arisen, है ना, in which the government of a state cannot be carried on accordance with the provision of the constitution. It means that in such a situation president rule can be imposed under state under article 356. यानी कि जैसे ही प्रेसिडेंट को ज्ञात हो जाता है ये कि जो स्टेट है वो फेल कर जा रहा है या फिर उस डायरेक्शन के उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, सेंटर जैसा चाहता है, उस केस में क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब जो डायरेक्शन है सेंटर के दिए हुए, को दिए हुए वो कौन से डायरेक्शन है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। The center is empowered to give direction to the state with regard to exercise their executive power in following matter: the constitution and maintenance of means of communication, है ना, यानी संचार के साधनों को बनाए रखना व उनका रख रखाव करना। दूसरा क्या कह रहा है? राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें, है ना, measure to be taken for the protection of railways within the state। और तीसरा, द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, है ना, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करें उनको, है ना, विशेष योजनाएं बना करके उनके क्रियान्वयन के लिए एक विशेष तरह का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करें, ताकि प्राइमरी स्टेज पे जो है मदर टंग को डेवलप किया जा सके, उनका विकास किया जा सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। किस किस मामले में सेंटर और स्टेट जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं? पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड, पहला है इसमें, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट or complaint
with respect to use, distribution and control of waters of any interstate river and river valley. है ना, क्या कह रहा है? पहला मामला क्या कह रहा है? संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। जो दूसरा है वो क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये कौन, यहां देखिए पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, पार्लियामेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसकी? प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे पार्लियामेंट दे करके आपसे गलत करा सकता है क्वेश्चन, है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इसमें प्रेसिडेंट है। आगे, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। क्या मतलब है कहने का? क्या मतलब है? केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भूक्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए, है ना। आगे चौथा पॉइंट, पार्लियामेंट, यहां पे देखिए पार्लियामेंट की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट से कंफ्यूज नहीं होइएगा। Parliament can appoint an appropriate authority to carry out the purpose of constitutional provision relating to interstate freedom of trade, commerce, intercourse, but no such authority has been appointed so far. क्या मतलब है? क्या कह रहा है कि संसद, जो संसद है, संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। हालांकि अब तक ऐसा कभी किया नहीं गया है ना, कोई अथॉरिटी अभी इसके लिए नहीं बनाई गई है अब तक। आगे क्या कह रहा है? ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज के मैटर में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भी क्या है? ये एक रिलेशन है। ये अखिल भारतीय सेवाओं से क्या होता है कि जैसे किसी भी अन्य संघ की तरह केंद्र और राज्यों की सार्वजनिक सेवाएं भी बटी हुई हैं, है ना। जो केंद्र है और राज्य है उनकी जो सेवाएं हैं वो बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। जैसे केंद्रीय सेवाओं में IAS, IPS, IFS ये लोग शामिल हैं और राज्य के सेवाओं में PPS, PCS ये लोग शामिल हैं, है ना। तो ये क्या है? इसके थ्रू भी एक रिलेशन, IAS क्या करता है? वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है जिस स्टेट में जो उसको कैडर मिलता है उस स्टेट में कहीं ना कहीं सबसे पावरफुल होता है वो, और वो कहीं ना कहीं जो राज्य के द्वारा जो चयनित अधिकारी हैं उन पे कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल रखता है वो। आगे क्या कह रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन, देखिए अभी तक मैंने नहीं बोला था क्योंकि बाकी टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है बट उतना नहीं, लेकिन अभी आप बिल्कुल गौर कीजिए यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ से ये टॉपिक UPSC में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है पहला टॉपिक? द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट PSC कमीशन दो अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, है ना। यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दिया कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? चेयरमैन और मेंबर्स का गवर्नर के द्वारा। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो हाई कोर्ट के जज जो अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना। हाई कोर्ट के जज को, यानी जो स्टेट लेवल पे जो सबसे हायर लेवल पे जो कोर्ट होती है वो है हाई कोर्ट, और उसके जज को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन जो यहाँ के यूपी PSC के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर,
गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन अपॉइंट तो करेगा लेकिन इनको रिमूव करने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पे दे सकता है दो अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द गवर्नर, और हो जाएगा आपसे गलत, अपॉइंट करता है लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करता है। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन बने वहाँ पे मैं बताता चलूँगा आपको, परेशान नहीं हुई। द पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो इनके जो चेयरमैन और जो दूसरे मेंबर्स हैं, चेयरमैन और मेंबर्स हैं, वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी जो स्टेट पीएससी है उसका तो गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका कौन अपॉइंट करेगा? चेयरमैन अपॉइंट करेगा। कौन? सॉरी, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, है ना। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। जॉइंट पीएससी समझ रहे हैं, यानी कि दो राज्यों के लिए मिलाकर के एक साथ पीएससी के कमीशन इस्टेब्लिश कर दिए जाएं तो। यूपीएससी कैन सर्व द नीड ऑफ स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर, है ना। यूपीएससी क्या कर सकती है? सहयोग कर सकती है स्टेट पीएससी का, अगर गवर्नर ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तो, वो भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल पर। आगे क्या कह रहा है? यूपीएससी assessed the state when requested by the two or more state in framing operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualification are required. आगे बात हो रही है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यहाँ से कैसे संबंध दर्शाया जाता है? क्या है? Judges of state high court are appointed by the president in consultation with the chief justice of India and governor of state. In consultation with the chief justice of India and governor of state, they can be transferred and removed by the president. किसके द्वारा? ट्रांसफर्ड एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। यानी गवर्नर के द्वारा ये अपॉइंट नहीं होते हैं, ये कंसल्ट किया जाता है ना गवर्नर से, लेकिन अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, और उनका ट्रांसफर और रिमूवल ऑर्डर भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही। आगे संबंध इनके जो होते हैं इमरजेंसीज के दौरान, यानी इनके जो रिलेशंस होते हैं उन पर चर्चा की गई है ना, उन पर चर्चा की गई। तो ये 3 प्रकार हैं उनके, देखते हैं कौन कौन से हैं वो। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी द सेंटर बिकम्स entitled to give direction to a state on any matter, है ना। Thus the state government are brought under the complete control of the center though they are not suspended. यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे गलती कराता है वहाँ सीधे दे देता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो सीधे सस्पेंड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंड नहीं होती है, सस्पेंड नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? सस्पेंड नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? बीच बीच में मुझे पानी पीने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है ना, तो आप लोग परेशान नहीं हुआ कि, क्योंकि गला बिल्कुल सूख जाता है एकदम से, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों को आवाज़ तो साफ सुनाई दे, है ना, इसके लिए। तो नेशनल इमरजेंसी में सेंटर जो है एंटाइटल हो जाती है स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए, है ना, और अपने कंट्रोल में ले लेती है, ना कि उसको पूरा सस्पेंड कर देती है पूरी तरह से। आगे क्या कह रहा है? When the president rule is imposed in a state, when the president rule is imposed in a state under Article 356, president can assume himself the function of state government and the power vested in governor. यानी state government का भी पावर president उसको मान के चलेगा कि उसके पास पावर है ना, लेजिस्लेशन का, और जो गवर्नर के पास जो पावर है वो भी पावर किसको ट्रांसफर हो जाती है? प्रेसिडेंट को। 356 के तहत जब इमरजेंसी लगती है। आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी
आर्टिकल 360 में द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑब्जर्व कैनॉन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शन इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ अ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। यानी कि फाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करना है, किस बजट के लिए इस्तेमाल करना है, किस सेक्शन में फाइनेंस जाएगा, है ना, किसी की सैलरी बढ़ानी है, घटानी है, किसकी सैलरी कब देनी है, ये सारा अधिकार किसके पास चला जाएगा? सेंटर के पास, है ना। सेंटर डिसाइड करती है, सेंटर डायरेक्ट करेगी उसको। तो ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, है। तो आगे क्या हम देखते हैं, पीपीटी ओपन कर लेते हैं अपनी। जो इसमें आगे के जो प्रोविजंस हैं वो नेक्स्ट पीपीटी में हमारे, है ना। अदर प्रोविजंस क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग अदर प्रोविजन विच इनेबल्स द सेंटर टू एग्जीक्यूट कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 355 two duties on center to protect every state against external aggression and internal disturbance। क्या करेगा? सेंटर प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को ताकि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो, है ना, और इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरनल लेवल पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और दूसरा, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज कैरीड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो संविधान का में जैसा प्रोविजन किया गया है उसके अनुसार चले, है ना। आगे क्या कह रहा है? द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर जो स्टेट के हैं अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। In addition to the constitutional head of a state, the governor acts as an agent of center in the state. He submit periodical report to the center about the administrative affairs of the state. Point third क्या कह रहा है? The state election commissioner, though appointed by the governor of a state, can be removed by the president. ये रहा सबसे important मुद्दा जहाँ से UPSC क्वेश्चन क्या कर सकती है? पुट कर सकती है ना। तो इस वाले बिंदु को आप बहुत ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर है और गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और रिमूव उसको किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। उसको रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हैं उनको देखते हैं। There are extra constitutional devices to promote cooperation and coordination between center and states, है ना। This includes a number of advisory body and conferences held at the central level। तो वो कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, यानी कि जो ये अपना एडवाइस देंगे वो ज़रूरी नहीं कि उनको लागू किया ही जाए, एक एडवाइस की तरह होंगे, उनको माना जाए या नहीं भी माना जा सकता है। जैसे नीति आयोग हो गया, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, द ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, है ना, और बाकी चीज़ें। तो ये रहा हमारा अब तक का प्रशासनिक संबंध। आगे हम देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशन कि हमारा वित्तीय संबंध कैसा है। और जो प्रशासनिक संबंध में मैंने बताया है, जहाँ जहाँ पे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे आप अपना फोकस रखेंगे, है ना। और ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है, ये तीनों तरह के संबंध में ये फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है और UPSC इस टॉपिक से तो हर साल लगभग क्वेश्चन उठा लेती है और बहुत कंफ्यूज भी करता है ये। तो आप इसकी एक लिस्ट भी बना लीजिएगा आप इसकी। तो सबसे पहली बात, किस से किस आर्टिकल तक ये है? किस से किस आर्टिकल तक ये है? तो आर्टिकल नंबर 268 to 293। और किस भाग में है? भाग 12। किस में है? भाग 12 में। क्या कह रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज की बात होती है ना। जो टैक्स रिवेन्यूज हैं उनके
डिस्ट्रीब्यूशन की, जो टैक्स से पैसे जो कलेक्ट किए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है कि कैसे कैसे कौन कलेक्ट करेगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो पहला है टैक्स लेवीड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, यानी कि लगाया उसको सेंटर के द्वारा जाएगा, लेकिन वो जो कलेक्ट किया जाएगा, है ना, कलेक्ट किया जाएगा और लागू किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट के द्वारा, है ना। कलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, वो स्टेट के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला है स्टैम्प ड्यूटीज। सबसे पहला कौन सा है, स्टैम्प ड्यूटीज, है ना। दूसरा कौन सा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा चेक, प्रोमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, है ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर, यानी ये चीज़ें क्या की जाएंगी, इनको केंद्र द्वारा उद्गृहित और राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाएगा इनको, है ना। आगे क्या रहा है बी में, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइन्ड टू द स्टेट्स। बी में क्या कह रहा है, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन्ड टू द स्टेट्स, यानी केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों के मध्य संग्रहित और विनियोजित किया जाएगा इसको, है ना। वो कौन कौन से टैक्स हैं, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स दैट अदर देन न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें न्यूज़पेपर को शामिल नहीं किया जाएगा। इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। ये सीधा सीधा ऐसे दे करके आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन सा टैक्स है जो केंद्र द्वारा संग्रहित भी किया जाएगा और उसको बांटा भी जाएगा, है ना, या फिर इन चारों में से दे करके इन ऑप्शंस को ऊपर नीचे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनकी आपको शॉर्ट नोट बना करके उनको बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई बहुत दूसरा चारा नहीं है, रटना ही रटना पड़ेगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, आर्टिकल 269A में दिया गया है। और चौथा, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, वो कौन कौन से हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिफर्ड इन आर्टिकल 268, 269 एंड 269A, surcharge on taxes, duties referred to article 2 in article 271। और तीसरा, किसी भी तरह का सेस जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया गया है। अगला क्या कह रहा है, सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्स एंड ड्यूटीज फॉर पर्पस ऑफ सेंटर। सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर पर्पस ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 271 में। इसमें क्या कहेगा, सरचार्जेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द जीएसटी। ये लाइन जो है आप ध्यान रखेंगे कि सरचार्जेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जीएसटी। आगे क्या कह रहा है, एफ, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। लेविड, कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द स्टेट, मतलब राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। तो ये बहुत सारे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, है ना, कि ये कौन कौन से टैक्सेस हैं। आसान है, इनको आपको रटना ही एक ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, बहुत ज़्यादा हैं, इनको आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, है ना। पहला बाय द सेंटर और बाय द स्टेट। तो जो सेंटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं वो हैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज, करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, है ना, एस्चीट एंड लैब्स और अदर्स, बाकी चीज़ें।
स्टेट द्वारा इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट, है ना, ये सारी चीज़ें स्टेट द्वारा। आगे बात कर रहा है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल तो ये 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इस्टेब्लिश किया गया। एक तो ये बात ज़रूरी है आपके लिए, और दूसरा आर्टिकल 297A एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, वो है प्रेसिडेंट, है ना। अगर प्रेसिडेंट दिया रहेगा तो आप प्रेसिडेंट ही मारेंगे, है ना, पार्लियामेंट मत मार दीजिएगा यहाँ पे, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिनेंस कमीशन, आगे फिनेंस कमीशन, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में है। इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और इवन अर्लियर, हर 5वें साल या उसके पहले भी ये कंस्टिट्यूट किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन फॉलोइंग मैटर, नीचे दिए गए संबंधों में प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला, distribution of net proceed of taxes to be shared between the center and state and the allocation between the states and the respective states and the respective shares। दूसरा क्या कह रहा है? The principles which should govern the grant in aid to the state by the center। तीसरा, the measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resource of the panchayat and the municipalities in the state on the basis of recommendation made by the State Finance Commission। चौथा, any other matter referred to it by the president in the interest of sound finance, in the state of sound finance, है ना, यानी कि ऐसा विधेयक जो राज्य के द्वारा प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करे, है ना। आगे देखिए, बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। चलिए मैं एक बार इनकी हिंदी भी बता देता हूँ, शायद मैंने हिंदी नहीं बताया इनका। The distribution of net proceed of taxes to be shared between center and states and the allocation between the state and respective share of such proceeds, यानी क्या कह रहा है? केंद्र राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। आगे, the principle which should govern the aid grant in aid to the state by the center, that is out of the consolidated fund of India, वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र भारत की संचित निधि से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है ना। थर्ड क्या कह रहा है? द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट एंड रिसोर्स ऑफ द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला उपाय। और सबसे लास्ट है, एनी अदर मैटर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, यानी राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। ये सारी चीज़ें हैं, है ना, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। आगे है बोरोइंग बाय द स्टेट बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट्स, इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट्स और आगे इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये वाला पार्ट हम देखेंगे अपने
अगले लेक्चर में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.